Students, hope you will be fine. We have studied about different type of scheduling algorithm. We have studied about SJF, FCFS, SRTF and round robin algo. Now, today we will study about the HRRN scheduling. It stands for highest response ratio. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो ये जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गो है ये मोस्ट ऑप्टिमल है। मींस हम इसका ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गो। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की शेड्यूलिंग एल्गो होती है। एक हमारी प्रीएम्प्टिव होती है, एक हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव होती है। एंड हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गो है इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा पैरामीटर कॉल्ड रिस्पांस रेशो। यहाँ पर रिस्पांस रेशो देखा जाता है। आपने एग्जांपल्स देखे थे, वहाँ पे हमने कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट किया, वहाँ पे हमने टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट किया, हमने वेटिंग टाइम फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने रिस्पांस टाइम फाइंड आउट किया था। तो रिस्पांस का रेशो यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है और उसके बेसिस पे शेड्यूलिंग की जाती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की, जिससे कि उनका एग्जीक्यूशन हो सके सीपीयू के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स, ये रिस्पांस रेशो, अगर मैं रिस्पांस रेशो की बात करूं, इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच ऑफ द अवेलेबल जॉब्स। जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं उन सब का रिस्पांस रेशो कैलकुलेट किया जाता है। एंड द जॉब विद द हाईएस्ट रिस्पांस रेशो, और हमारे पास में जॉब है जिसका कि रिस्पांस रेशो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है अदर प्रोसेसेस पर। तो स्टूडेंट्स, रिस्पांस रेशो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो फार्मूला आपको शो किया गया है, इसमें रिस्पांस रेशो इज़ इक्वल टू W प्लस एस डिवाइड बाई एस। W क्या है? वेटिंग टाइम को शो कर रहा है। S क्या है? सर्विस टाइम को शो कर रहा है और बस टाइम को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम को प्लस करके सर्विस टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो जितनी भी प्रोसेसेस आती हैं उन सब का रिस्पांस रेशो आपके पास में आ जाएगा। हम जो टेबल क्रिएट करेंगे उसमें आप देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ डैट वी कैन शेड्यूल द प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ रिस्पांस रेशो। नाउ, अब जो यहाँ पे हमारा रिस्पांस रेशो होता है, हाईएस्ट रिस्पांस रेशो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेटिंग टाइम के। वेटिंग टाइम जितना ज़्यादा होगा रिस्पांस रेशो उतना ही ज़्यादा रहेगा, और ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बर्स्ट टाइम के। मींस बर्स्ट टाइम जितना ज़्यादा होगा रिस्पांस रेशो उतना ही कम होगा, बर्स्ट टाइम कम होगा रिस्पांस रेशो ज़्यादा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा हाईएस्ट रिस्पांस रेशो होता है वो वेटिंग टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा बर्स्ट टाइम होता है, मीन सर्विस टाइम होता है किसी भी प्रोसेस का, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टूडेंट्स, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। दिस एल्गोरिथम नॉट ओनली फेवर शॉर्टर जॉब बट इट ऑल्सो कंसर्न द वेटिंग टाइम ऑफ द लॉन्गर जॉब्स। ये जो एल्गो है ये शॉर्टर जॉब्स के साथ साथ में जो हमारी लॉन्गर जॉब्स हैं उनकी वेटिंग टाइम को भी कंसर्न करता है। मींस ऐसी जॉब्स जिनका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा होता है वो लॉन्गर जॉब्स कहलाती हैं, ऐसी जॉब्स जिनका शॉर्टर टाइम होता है वो शॉर्टेस्ट जॉब कहलाती हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, इट्स मोड इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव, हैंस कंटेक्स्ट स्विचिंग इज़ मिनिमल इन दिस एल्गोरिथम। अगर हम इस एल्गो की बात करें तो यहाँ पर ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। मींस अगर किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है और लो प्रोसेस ने अगर सीपीयू को एक्वायर किया हुआ है तो जब तक लो प्रायोरिटी प्रोसेस का वर्क पूरा नहीं होगा तब तक हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब को सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी। मींस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे मिनिमल होती है। जब जब एक सीपीयू किसी प्रोसेस को लीव करके दूसरी प्रोसेस पे जाता है और पहली वाली प्रोसेस के पीसीबी को अपडेट करता है और नेक्स्ट प्रोसेस के पीसीबी को अपलोड करता है तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि मैंने आपको बताया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यहाँ पे प्रीएम्पशन भी होता है, नॉन प्रीएम्पशन भी होता है। तो अगर हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात करें, इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग देयर इज़ ए प्रायोरिटी नंबर असाइन टू ईच प्रोसेस। जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब के लिए यहाँ पर एक प्रायोरिटी नंबर असाइन किया जाता है। इन सम सिस्टम, हमारे पास में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जहाँ पर अगर नंबर लोअर है तो उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हायर होती है। हमारे पास में ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर हायर नंबर है किसी भी प्रोसेस का तो उसकी प्रायोरिटी हायर होती है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, ऐसी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी क्या है, हायर है, एमंग द अवेलेबल प्रोसेसेस इज़ गिवन द सीपीयू, उसको सीपीयू का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में दो तरीके की चीज़ें होंगी, एक प्रीएम्पशन होगा, दूसरा हमारे पास में नॉन प्रीएम्पशन होगा। स्टूडेंट्स, द प्रायोरिटी नंबर असाइन टू ईच ऑफ द प्रोसेस मे और मे नॉट वेरी। यहाँ पर जो प्रायोरिटी नंबर होता है वो हम किसी प्रोसेस को असाइन करते हैं तो वो वेरी भी कर सकता है और वेरी नहीं भी कर सकता है। इफ़ द प्रायोरिटी नंबर डज नॉट चेंज इटसेल्फ, अगर प्रायोरिटी नंबर अपने आप चेंज नहीं हो रहा है तो इसे हम स्टैटिक प्रायोरिटी कहेंगे। वाइल इफ़ इट कीप्स चेंजिंग, अगर वो लगातार चेंज होता रहता है रेगुलर इंटरवल पे तो उसे हम डायनेमिक प्रायोरिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो हमारी प्रायोरिटी है वो स्टैटिक प्रायोरिटी होती है और डायनेमिक प्रायोरिटी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टैटिक प्रायोरिटी में प्रोसेस का प्रायोरिटी नंबर चेंज नहीं होता है, चाहे वो प्रोसेस कितनी भी ओल्ड हो। इसी तरीके से जो डायनेमिक प्रायोरिटी होती है उसमें क्या होता है, कोई भी प्रोसेस अगर रेडी क्यू में आती है तो उसकी वेटिंग को अपडेट कर दिया जाता है, उसकी एजिंग को अपडेट कर दिया जाता है और जिससे धीरे धीरे एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है और सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करें, दिस प्रोसेस आर शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नंबर असाइन टू देम। यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो अपने प्रायोरिटी नंबर के थ्रू असाइन की जाती हैं। वंस द प्रोसेस गेट शेड्यूल इट विल रन टिल कंप्लीशन। नॉन प्रीएम्पशन में जैसे ही प्रोसेस शेड्यूल होती है जब तक उसका वर्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मेरे पास में एक न्यूमेरिकल है। देखिए, इस सिस्टम में मेरे पास में 7 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6, 7। यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी दी हुई है, यहाँ पे इनका अराइवल टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे बर्स्ट टाइम है, कंप्लीशन टाइम हम लोग फाइंड आउट करेंगे, टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करेंगे, वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जैसे ही प्रोसेस P1 एंटर की सिस्टम में और कोई सी भी प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मीन्स P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ दो प्रोसेस सिस्टम में और आ गई, P2 और P3। अगर हम इनकी प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट होगी, बाद में P6 एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही P3 का एग्जीक्यूशन चल रहा था ये 4 प्रोसेस सिस्टम में और आ गई। अब देखिए किस तरीके से हम इसका कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले P1 का एग्जीक्यूशन 3 मिली सेकेंड्स हुआ, उसके बाद P2 और P3 एक साथ में आई, बट P3 की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, तो 3 + 4 यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद और ये मेरे पास में 4 प्रोसेसेस आ गई, तो आप देखिए इसकी प्रायोरिटी क्या है, 4 है। इट मीन 7 + 4 आपके 11 हो गए। 11 के बाद में देखिए इसकी 5th प्रायोरिटी है तो यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 5, 13 + 5 18 हो गया। नाउ 18 स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 18 में हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 9 प्लस कर दिया, 27 हो गया और लास्ट में 37। तो ये हमारा हमने यहाँ पे गैंट चार्ट प्रिपेयर किया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, पूरा का पूरा कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट किया। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कंप्लीशन टाइम में से हम अराइवल टाइम को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीशन टाइम कितना है, 3 में से 0 माइनस किया 3 आ गया।
18 में से 2 माइनस किया 16 आ गया, 7 में से 1 माइनस किया 6 आ गया, 13 में से 4 माइनस किया 9 आ गया, 27 में से 6 माइनस किया 21 आ गया, 11 में से 5 माइनस किया 6 आ गया, 37 में से 7 माइनस किया 30 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर देते हैं। 3 में से 3 माइनस किया 0 आया, 16 में से 5 माइनस किया 11, 6 में से 4 माइनस किया 2, 9 में से 2 माइनस किया 7, 21 में से 9 माइनस किया 12, 6 में से 4 माइनस किया 2, 30 में से 10 माइनस किया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में 18 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, आप एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे तो इन सबको प्लस करके 7 से डिवाइड कर देंगे, जितनी भी प्रोसेस हमारे पास में सिस्टम्स में हैं, तो आप देखेंगे इतना यूनिट्स हमारे पास में नॉन प्रीएम्पशन में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर सबसे पहले हमें कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना होता है, अगर हम प्रायोरिटी को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास में कौन सी प्रोसेस आई, P1 का जब एग्जीक्यूशन चल रहा था तभी P2 और P3 प्रोसेसेस सिस्टम में आ गई, रेडी स्टेट में आ गई। अब P3 की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, P2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर P3 का एग्जीक्यूशन पहले होगा। ये नॉन प्रीएम्पशन है, मींस जब तक एक प्रोसेस का वर्क फिनिश नहीं होगा तब तक दूसरी प्रोसेस वर्किंग स्टेट में नहीं आएगी, रनिंग स्टेट में नहीं आएगी। मींस 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब हम बात करें, P3 का जब एग्जीक्यूशन चल रहा था तभी हमारे पास में 4 प्रोसेसेस और आ गई। अब इन प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में भी हमें यहाँ पे प्रायोरिटी देखनी होगी। तो अगर हम प्रायोरिटी देखें तो P6 की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, तो मीन्स P6 का पहले एग्जीक्यूशन होगा, तो 7 + 4 यहाँ पे कितना हो गया आपका, 11 हो गया। इसके बाद में P4 का टर्न आया, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हमने 11 आपने एग्जीक्यूशन किया था, 11 + 2 कितना हो गया, बस टाइम 2 है, यहाँ पे 13 हो गया। तो इस तरीके से हम ये सारा का सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।